एक ऑथर हैं और इस पैनल का जो काम है वो हम आपको, बल्कि हमारे मेहमान ही आपको बताएंगे। और इनका तारुफ आपको करवाती चलूं कि माशाल्लाह से इन्होंने एमफिल किया है, एमएससी किया है, और वो भी रियाजी जैसे मज़ामीन में, जबकि इनका बीएससी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से है। अ, हम अपने जूम स्टूडियो में मोहम्मद अमजद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया कोमल। जैसे कि आपको पता है कि रियाजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। सो इसी तरह मेरा जो थीसिस था एमफिल का वो फ्लूइड मैकेनिक्स की एक फील्ड में है। तो जिससे ये एटमॉस्फेरिक साइंसेस और ये हमारी फ़ज़ा में सारे फ्लूइड्स की जो चेंजेस हैं, जो एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ हैं, ये सारा क्लाइमेट चेंज के जो हमारे मॉडल्स हैं उसमें यूज़ होता है। तो इस लिहाज से हमारे जो मेरी स्टडी है वो बिल्कुल रेलेवेंट है ये फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेस और क्लाइमेट चेंज जी। के जो आजकल जो यानी कि बर्निंग टॉपिक आपकी है सारी इस। की सारी तालीम का जो तालमेल है वो आबो हवा, मौसमियाती तब्दीली और क्लाइमेट चेंज के साथ मिलता है। और आप परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं जो कि इस इशू पे बात कर सकते हैं। तो सर ये बताइएगा कि आपको क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपने रियाजी रखी और उसके बाद जो अपना फील्ड, अपने थीसिस का, अपने रिसर्च का थीस वो रखा, कौन सी चीज ने आपको मुतासिर किया कि आप ये वाला टॉपिक और कंपोनेंट चुने? जी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता यूजुअली। सो बैक इन 2002 हमारे एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे बैक इन जो डॉक्टर इशफाक अहमद। उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया कि हमें मौसमियाती तब्दीलियाँ जो कि दुनिया भर में रूनमा हो रही हैं उस पर पाकिस्तान में भी रिसर्च होनी चाहिए। तो उन्होंने, हमारा एक अदारा है ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर है, ये इस्टेब्लिश किया। और इस पे पाकिस्तान के लेवल पे के दुनिया भर में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसका पाकिस्तान या हमारी रीजन साउथ एशिया में उसका क्या इफेक्ट है, और हमें हमारे पॉलिसी साज जो हैं उनको एक एक गाइडेड और एक एजुकेटेड साइंटिफिक बेसिस हमें उनको मुत्तला करना चाहिए इन इन टाइमली मैनर कि आप ये फ्यूचर में आप इस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करें कि हम लोग मौसमियाती तब्दीलियों का जो एस्पेक्ट है वो भी हमारी डेवलपमेंट में रूनुमा लाजमी होना और चाहिए, सर ये ताकि जो जी जी जी। हमारे जो फेलो सिटीजन ताकि हमारे जो फेलो सिटीजन्स हैं और जो रिमोट एरियाज में भी रहते हैं और जो इवन सिटीज़ में रहते हैं उनको, या बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं उनको हम लोग कैसे इस मौसमियाती तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं उनसे हम किस तरह बचा सकते हैं, और मुल्की लेवल पर इस पे किस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियों का जो चैलेंज है उससे नबरदाश्त हो सकते हैं। तो इसलिए ये अदारा बनाया गया शुरू में। और फिर हमारे ही लोग जाके इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आपने भी तारफ़ कराया, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बना था 1988 में। तो इसका मकसद भी यही था कि दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेवल पे बताई जाएँ मुल्कों को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ इस लिहाज से डिज़ाइन कर सकें। सो ये जो अभी जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, ये उनके वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट है जो कि फिजिकल साइंस बेसिस इसका नाम है। और उसमें से अ, ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग उसमें काम काम किया, इसमें जो दुनिया भर के लिए काम हुआ।
इसमें जो हमारे रीजन पे जो स्टडीज हुई हैं मौसमियाती तब्दीलियों पे, और उसको भी हमने इसमें हाईलाइट किया कि भाई हमारे रीजन में, हमारी मानसून में, हमारे फ्लडिंग के जो एक्सट्रीम्स हैं, जो हमारी हीट वेव्स आ रही हैं, वो कैसे रूनुमा हो रही हैं, और उसको हमने इंकॉर्पोरेट किया है इस ये जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है आईपीसीसी। ठीक है सर। सर ये जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है इसमें आपने ये सारी बातें की हैं कि प्री मॉनसून हमें क्या प्रिपरेशन लेने हैं और किस तरीके से आप सारा साल ही, क्योंकि जब हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, पीने के साफ पानी की फराहमी और निकासी के आपके महफूज तरीकों के हवाले से भी बात करते हैं, और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो हेपाटाइटिस सी जैसे अमराज, पोलियो जैसे अमराज, खास तौर पे पोलियो जैसे अमराज पे हम अभी तक काबू नहीं पा सके। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे कि हम दूर क्यों जाए, हम पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की ही बात कर लें तो E11 में जैसे हमने फ्लडिंग देखी, और जैसे हमने ग्लेशियर्स का पिघलना भी जब हम देखते थे, और हम रोद कोयला के जो सैलाब आता है खास तौर पे जनूबी पंजाब की बेल्ट पे, हम उसका भी वो नहीं कर सकते, उसको भी नहीं वो कर सकते, क्योंकि वो तो एक कुदरती रास्ते हैं जहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि हमने रास्ते ही बंद किए हुए हैं, हम वहां की सही मुरम्मत भी नहीं कर पाते। जैसे इस्लामाबाद के भी मैं G7 के इलाके, F7 के इलाके बहुत सारे हम देखते हैं कि जो कुदरती आबशारें थी उनको हमने इस तरीके से तबाह कर दिया कि पहले जब हमारे वालिद आया करते थे यहाँ माशाल्लाह से, तो वो बताते हैं कि इन्हीं नालों से वो मछलियां तक पकड़े हुए होते थे, और यहीं इतने अच्छे फ्रूट मिलते थे, और यहीं के बहुत सारे इलाकों को फ्रूट बास्केट कहा जाता था। तो आज तो आप देखें कि कितने चैलेंजेस हैं। तो इस ये जो आपकी रिपोर्ट है इसकी मेन पर्पस और मेन हाइलाइट्स क्या है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान किस कंपोनेंट पे ज्यादा तवज्जो दे? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। एक्चुअली ये जो आईपीसीसी के 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं, उसमें एक वर्किंग ग्रुप में जिसकी अभी ये रिपोर्ट लॉन्च हुई है ये है। बाकी वर्किंग ग्रुप 2 जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को देखता है कि उसके डिफरेंट रीजन्स पे इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं। इसी तरह वर्किंग ग्रुप 3 है, वो ये देखता है कि इसको हम लोग जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो फ़ज़ा में मुख्तलिफ तरीक़ों से जाती हैं, उनको हम लोग कम्बैट कैसे कर सकते हैं, उनको कम कैसे कर किया जा सकता है। तो मेनली ये जो वर्किंग ग्रुप 1 जिसमें मैं था, ये बेसिकली साइंस पे ज़्यादा इसका फोकस है कि इसकी साइंस क्या है। ये जो जो फ़ज़ा में ये ग्रीन हाउस गैसेस जिनका जी जो सर। अखराज है, उसके इम्पैक्ट, उसकी किस तरीके से उसके और किस गैसेस फ़ज़ा में जाती हैं, ये जो नेचुरल एक प्रोसेस है उसको, उसमें अल्ट्रेशन पैदा करती हैं और हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी ये मज़ीद, क्योंकि इस सीरीज़ में पहले भी रिपोर्ट्स 5 रिपोर्ट आईपीसीसी ने पहले भी शाया की हुई हैं, तो उनमें और अभी में ये कि इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक, बहुत एक यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो इंसानी बिहेवियर है उसकी जी वजह से ये चेंजेस आ रही हैं। और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से जो एटमॉस्फेयर का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 7% तक बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ, इसका मतलब ये है कि जब कभी बारिश होगी तो वो भी इसी तरीके से बढ़ जाएगी, और जो फ्लड है उसके नतीजे में जो फ्लड आएगा वो भी ज़्यादा सीवियर होगा। और अगर खास तौर पे जो हीट वेव और
हमारे रीजन में हीट वेव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे फ्यूचर में ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। अगर आपने मिसाल दी हमारी लोकल, जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ हिस्सों की, इसी तरह जनूबी पंजाब में भी जो दरियाओं की गुजरगाहें हैं, तो इसलिए इसमें हमें ऑलरेडी अभी से मेजर्स लेने पड़ेंगे कि अगर ये जो कुदरती जो नेचर है उसको हमने बचा के रखना है। ये इसके बड़े पॉजिटिव असरात हैं इंसानी ज़िंदगी में, और उनकी गुजरगाहों को हमने दरियाओं की गुजरगाहों को हमने बचाना है, और ऐसे मेजर्स लेने हैं कि जो जिससे हम अपने माशरे की, अपने लोगों की रेजिलियंस को बढ़ा सकें। तो और वो वाली पॉलिसी लेनी है जिसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो, जिसमें लोकल्स जिनकी मतलब आमतौर पे जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता उनकी भी राय बीच में शामिल हो। बिकॉज ये E11 की आपने एग्जांपल दी कि E11 में अभी रिसेंटली फ्लड हुआ, तो ये कोई आमतौर पे ये इस्लामाबाद के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल बीच में उसके रास्ते में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी जिसकी वजह से ये सारे का सारा और बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें जो हाईलाइट ही नहीं होते, और जिसमें बिल्कुल। हमारे बहुत सारे गरीबों के घर बह जाते हैं और बहुत सारे ऐसे। सो हमने उस लेवल पे जाके एक अपनी पॉलिसीज बनानी है कि वो लोग भी इसमें शामिल हो, उनके घर भी हम लोग बचा सकें, उनका हम जो जरिए माश है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। इस तरह की पॉलिसी जो है वो ज़्यादा सूदमंद साबित होगी फ्यूचर के लिए, कि जब ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जिनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो चीज़ आपने सबसे अहम बात की कि अमीरों को तो कभी-कभी जायका चखने को मिलता है कि मसाइल क्या होते हैं। जो मुतवस्सित और गरीब लोग हैं, उनको हमेशा और रोज़ाना की बुनियाद पर ही उनको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी, सीने के अमराज, गले के अमराज, नाक, आँखों के अमराज, यहाँ तक कि अमराज़े चश्म में भी इज़ाफ़ा होता है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन का जब हम देखते हैं तो ज़िंदगी के मसाइल और माँ-बच्चे की सेहत सारी की सारी जुड़ी ही क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ के साथ हुई है। और सर जैसे आपकी ये सारी बातें जा रही हैं इकोसिस्टम की जानिब, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक अहम जुज़्व है। तो सर सबसे अहम बात जो आपने की कि आपका वर्किंग ग्रुप समझ लें कि वो पॉलिसी साज़ लोगों का मेन ब्रेन्स का आपका ग्रुप है, जो कि सजेस्ट करता है हुकूमतों को कि किस तरीके से पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, नसीहतें करता है, मशावरत देता है, तहकीक पर मबनी एक वो पेश करता है मुशावरत। तो सर जो पिछले साल का इसी तरीके की मुशावरत थी, अभी तो ये 5वीं या 6ठी रिपोर्ट आई है, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली रिपोर्ट्स पर आपको कोई ऐसा फीडबैक आया जिससे आप ये कहें कि हमारा काम जो है, यानी कि जो मेन ब्रेन्स का काम है, वो ऐसा हौसला अफ़ज़ा है कि मुतल्लिका हुकूमतें, ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान उस पे कान धरती है और उस तरह के इक़दामात उठाए जाते हैं जो आपने सजेस्ट किए? जी मिस कोमल, ये जो IPCC है इसका काम यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फीडबैक देना है ग्लोबल स्केल पर कि इस क्लाइमेट चेंज किस तरह रूनमा हो रही है, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स क्या हैं। अभी इस रिपोर्ट का भी 1/3 जो है ना वो रीजन पे फोकस किया है। जी सर। पहले देखें, जैसे ये एक ग्रेजुअली एक इमर्जिंग फिनोमिना है क्लाइमेट चेंज का, जैसे कि ये एक दिन में रूनमा नहीं हुआ, ऐसे ही ये एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगा।
सो इसके लिए बहुत ही ग्रेजुअल हमें और लॉन्ग लास्टिंग किस्म की पॉलिसीज चाहिए फ्यूचर में, इससे नबरदस्त होने के लिए। आईपीसीसी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 1988 में ये वजूद में आया ये अदारा। इनकी पहली रिपोर्ट 1990 में आई, जिसमें उस वक्त सिर्फ ये कहा गया कि ये फ्यूचर में ये क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है ये डेंजरस हो सकता है, इसको हमें अभी से इसके लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स थी जैसे, और उस वक्त जो वर्ल्ड लेवल पे जो डाटा था उसकी भी कमी थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अभी 30 साल हो गए, उस दौरान बाकी रिपोर्ट्स आई और साइंस आहिस्ता 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 इस पर और भी लोगों ने रिसर्च की, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो फाइंडिंग्स थी उनको बहुत ही तकवीत अब मिल चुकी है ग्लोबल स्केल पर कि ये फिनोमेना बड़ा इंटेंस है। और आईपीसीसी का बड़ा ट्रांसपेरेंट एक ये तरीकाकार है जिसमें सारी की सारी 195 के ममालिक जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, उनकी गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड हैं। ये एक रिव्यू के इनकी रिपोर्ट्स बाकायदा रिव्यू होती है, कोई 3-4 दफ़ा रिव्यू होती है, फिर गवर्नमेंट्स को भी भेजी जाती है ताकि वो भी रिव्यू करें और अपनी अपनी फीडबैक भी इसमें दें। सो ये पूरा प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट है जिसमें दुनिया भर से साइंसदान मिलके एक अपनी फाइंडिंग्स लोगों के सामने, गवर्नमेंट्स के सामने शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। इस रिपोर्ट में जो अभी जो एक और जो खासियत है इसमें, एक जिसमें मैं एज अ लीड ऑथर काम कर रहा था, वो है इंटरेक्टिव एटलस। इसमें सिर्फ ये है कि आप इंटरनेट पे जाएं, आप वो वेबसाइट खोलें, आप अपने रीजन पे आपको तकरीबन 30 के करीब वेरिएबल्स हैं, उन 30 के करीब वेरिएबल्स का अपनी रीजन के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। इसके अलावा वार्मिंग लेवल्स हम लोग ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े तो उसके क्या असर होंगे। 1 डिग्री बाय द वे ऑलरेडी बढ़ चुका है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टाइम। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें हमारे रीजन में उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, बारिशें किस तरीके से भी होंगी, मानसून का सीजन कितना इंटेंस होगा, और इसके अलावा डिफरेंट सीजन्स का बिहेवियर हम देख सकते हैं। सिनेरियोज मुख्तलिफ किस्म के बनाए गए हैं दुनिया में कि फ्यूचर किस तरह का होगा, उसके लिहाज से, वार्मिंग लेवल्स के लिहाज से अपनी रीजन को देखा जा सकता है इन वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर्स। जो भी दुनिया भर में जो मॉडल्स हैं, जो जिसकी बुनियाद पे ये सारी फाइंडिंग्स हैं, जो पास्ट का डाटा है उस पर भी और जो फ्यूचर का डाटा है उस पर भी हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपने रीजन पे उसको देखा जा सकता है। जी सर, कल आपने जो मुझसे शेयर किया था उसका लिंक भी तो वो मैंने देखा और वो बड़ा अच्छा लगा, और खास तौर पर मुझे उसमें एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि जैसे बहुत खुश्क सा मौजू समझा जाता है कि कौन इसको पढ़े कौन इसको समझे, लेकिन आपने वो विजुअल और वो सारी चीजें इस कदर वो थी जैसे बंदा बस शुरू हो और एंड तक कुछ समझ आए या ना आए पहले विजिट तो कर ले। वो व्यूज के हिसाब से विजिटेबल भी है और सब कुछ भी है। और इसी तरीके से वजारत मौसमियाती तब्दीली के तहत भी जो बिलियन ट्री सोनामी है उसका भी एक इसी तरीके से वो बना हुआ है, लिंक बना हुआ है, और बड़े अच्छे तरीके से हम वहां जाकर भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में किस तरीके से एक मिसाल बन चुका है कि वो मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस को किस तरीके से संजीदगी से लेता है और इक़दामात उठा रहा है। यही वजह है कि इस मर्तबा हाल ही में जो मौसमियाती तब्दीलियों की एक माहौलियात की कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी सदारत भी हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान ने की, और हमको ये क्रेडिट जाता है कि हम उसको संजीदगी से लेते हैं। सर, इसमें एक
जैसे कि आपने काफी सारी चीजों की बात की, इकोसिस्टम की भी बात की, इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो डीकार्बनाइजेशन है, जबकि जीरो कार्बन का मौसमियाती तब्दीली के साथ ताल्लुक क्या है, क्योंकि आजकल डीकार्बनाइजेशन पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान को डीकार्बनाइजेशन के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? अ, इसमें जो आजकल जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जो सिनेरियोज दुनिया में बनाए जाते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसमें एक कॉन्सेप्ट है विच इज एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जिसका नेट जीरो। जी सर। नेट जीरो का मतलब ये है कि हमारी इमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जी जी। उनका नेट इफेक्ट देखा जाता है कि, और ममालिक को ये कहा जाता है कि आप उतनी ही, जैसे आपने बिलियन ट्री सुनामी की बात की, 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात की, कि आप वही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में एमिट होती है उसको ये पौधे अब्जॉर्ब करते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में अब्जॉर्ब खारिज हो रही है उतनी क्वांटिटी में ही ये अगर अब्जॉर्ब भी हो जाए, जिसके ओशन में भी ये अब्जॉर्ब होती है, और ये पौधे भी अब्जॉर्ब करते हैं, और भी आर्टिफिशियली भी इसको किया जा सकता है। सो कि इसको बढ़ाया जाए, जी सर। बिकॉज अगर हम टेम्परेचर को, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि आप 2030 तक इसको आप हाफ करें, जो हमारी जो एमिशन में जो अखराज है आज, और बाय 2050 इसको आप नेट जीरो के लेवल पे लें। ये मजीद उसमें हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मजीद हवा में खारिज ना हो, फिर जाकर हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहेगा, जो कि बियरेबल है। और अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है और उसके असर दुनिया भर में हमारे सामने, तो अगर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो उसके मजीद इफेक्ट्स आएंगे डिफरेंट रीजन्स पर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ पर। सो ये वो जो आपने सवाल किया कि कार्बन के अखराज को किस तरीके से हम, तो उनके तरीके ये हैं कि हम लोग ये जो फॉसल फ्यूल हमारी बर्निंग है, जो जो कोल का यूज़ है, जो फॉसल फ्यूल्स का यूज़ है, उसको मिनिमाइज किया जाए। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे इकदाम करें, हम लोग पौधे लगाएं, या अगर हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, हर बंदा घर में अपनी गाड़ी यूज़ करता है, तो वो कलेक्टिवली एक ही गाड़ी में सफ़र करने। गवर्नमेंट लेवल पे ये है कि वो एक मैस ट्रांजिट सिस्टम बनाए जिसमें बसेस शहरों में चलें, ताकि हर हर बंदे को अपनी गाड़ी ना या अपना मोटरसाइकिल ही ना लाना पड़े। वो इसी मैस ट्रांजिट सिस्टम से इजीली मैन्यूवर, अगर आप मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं तो आप साइकिल यूज़ करें। और इस तरह के छोटे छोटे इकदाम हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल एक वॉर है क्लाइमेट चेंज की, लेकिन ये कि इसको लड़ा इंडिविजुअल पैमाने पे जाएगा। जी बिल्कुल। जस्ट लाइक कोविड-19 की ये एक पेंडेमिक है, लेकिन हम इनफरादी जब तक हमारे काम या हमारी इनफरादी तौर पे इसके खिलाफ एक्ट नहीं करेंगे, सो हम लोग इसको नहीं बचा, अपने प्लेनेट को नहीं बचा सकते। सो हमें चाहिए कि इनफरादी तौर पर ऐसे इकदाम उठाएं कि जिसमें हमारी जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग है उसको मिनिमाइज कर सकें। सर, बड़ी अच्छी बात की आपने, और इनफरादी इकदाम की भी आपने बात की, और इसमें सनती पैमाने पे भी देखा जाए तो बहुत सारी इस्लाहात आने की जरूरत है, क्योंकि जब हम हितार के इलाके में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं, तो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात ही है। उन्हीं के कारखाने में काम करने वाले लोग जिन जल्दी अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिन सांस की और दमे की अमराज का शिकार हो जाते हैं, अगर हम फैसलाबाद वाली साइड पे जाकर देखें
वहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट ने किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। अगर हम खिस भट्टा जात की तरफ देखें तो वो भी है। और जब आपने बात की इस किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ रोड यूजर्स जो है ना फ्रेंडली, वो चीजें ही नहीं है। आप इस्लामाबाद की गिनी चुनी सड़कें ही बता देंगे कि ना सुप्रीम कोर्ट वाली सड़क पे, रोड पे जो है वहां फुटपाथ पाया जाएगा। और यहाँ इस किस्म के फुटपाथ ही नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग की वो सहूलत नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा भूल के पैदल चला जाएगा तो वो स्ट्रेचर पे ही वापस यहाँ हम लोग आते हैं। अगर मोटरसाइकिल वगैरह भी देख लें तो किस तरीके से वो, यानी कि मसाइल वाकई इंडिविजुअली हैं और छोटे छोटे उससे जुड़े हुए हैं। बल्कि अभी जो बादल वो कह रहे थे कि फटे हैं और बहुत सारे दरख्त टूट गए, जैसे हमारे रेडियो पाकिस्तान के भी, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का भी, और बहुत सारे दरख्त गिरे। अच्छा, मुझ पर ये इम्प्रेशन था कि जो बड़े बड़े पता नहीं कई कई फुट के दरख्त हैं वो गिरे ना। लेकिन जब मैं सुबह जाती हूँ वॉक पे तो मैंने देखा जो कद्दे आदम दरख्त है ना, जो मेरे ज्यादा से ज्यादा 5 फुट 5 इंच के जो दरख्त हैं, वो भी सजदा कर रहे थे अल्लाह मियाँ को, कि जैसे तौबा कर रहे हूँ कि हम पे पता नहीं क्या क्यामत गुजरी ना। तो मुझे इन छोटे छोटे पौधों पे भी तरस आ रहा था कि पता नहीं कैसी ये क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, जिसपे पत्थर और दरख्त तो पिघल रहे हैं लेकिन इंसान अपना रवैया चेंज नहीं कर रहे। तो सर आपसे मेरा एक सवाल तो ये है कि इंडिविजुअली हमें काम करने के लिए, जो अगर हम कोई बात लोगों को बताना चाहें तो मुझे बहुत मुश्किल होती है कि मैं पूरा थीसिस निकाल लेती हूँ। इसमें बड़े प्यारे प्यारे रिसर्च थीसिस बने हुए हैं, वो सारा कुछ है, रिसर्च जर्नल है। लेकिन मेरी अपनी जबान उर्दू में, सराइकी में, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, मैं लोगों को कैसे बताऊं कि इकोसिस्टम क्या है। ये जो इस किस्म की ये जितनी भी अंग्रेजी की इस्लाहात हैं, कोई इनको उर्दू में कन्वर्ट करने का भी कोई निज़ाम मौजूद है? कि हमारे मासिस जो है, देखे ना, हमने अक़वाम मुत्तहिदा पे आप जितनी मर्जी हम अच्छी प्रेजेंटेशन दे दें, हमसे ज्यादा अच्छा शायद मुकर्रर भी कोई ना हो, लेकिन जब मैंने अपने गांव की चौपाल में बात करनी है तो क्या बात करनी है, उसमें मेरे पास लफ्ज बहुत कम रह जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अक़वाम मुत्तहिदा या IPCC लेवल पर तो ये UN की 5 ज़बानें हैं, जिसमें इंग्लिश, रशियन, अरबिक, स्पेनिश, इसी में इसकी ट्रांसलेशन होती है। लेकिन आ, आ, एक अगर एक छोटी सी कोशिश की जाए तो इन रिपोर्ट्स को, या इन रिपोर्ट के कुछ हिस्से को जी जो सर। जो हमसे रेलेवेंट हो, उसको हम लोग अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करके लोगों तक, देखा है कि बंगाली ज़बान में एक दो क्वेश्चन इसी रिपोर्ट के हवाले से, तो हम लोग भी अपने लेवल पे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोकल ज़ुबान में अपनी अपनी जिसमें हमारे लोगों को समझ आए, उसमें हमें इनको बयान करना चाहिए। एक्चुअली जैसे मुझे मौका मिला तो हमारा भी एक ये फर्ज बनता है कि अपनी नेशन को बताया जाए, उन्हीं की ज़ुबान में समझाया जाए, क्योंकि ये और ये दुनिया में हर जगह मसला है। और आप जैसे लोग जो बेहतर तौर पर समझते हैं अपने माशरे को, और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हमसे बहुत बेहतर हैं, उनको भी चाहिए कि इस दौर में हिस्सा लें। अभी रिपोर्ट शाया हुई है तो इसको मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स पे या TV स्टेशन पे इस पे डिबेट हो। ज़्यादा जितनी डिबेट होगी, जैसे कि माशाल्लाह से इस गवर्नमेंट ने बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी को बहुत प्रोजेक्शन दी है, और बहुत एक खती रकम इसमें रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसमें लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। सो इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट, इनको ट्रांसलेट किया जाए। जो ग्लोबल वार्मिंग है तो
ये बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत यूजफुल रहता है। और मेरे ख्याल में ये इस पे काम हो भी रहा है और मजीद भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा जो मीडिया के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, इनको भी इस फील्ड में आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है और दुनिया भर में बहुत इसको पजीराई मिलती है। हमारे जैसे मुल्कों में कंपैरेटिवली कम पजीराई मिलती है, लेकिन आप जैसे लोग फिर भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। और तो एक जॉइंट किस्म की एफर्ट मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रहेगी इससे, ताकि हमारा जो कॉमन जो लोग हैं वो भी इसको समझ सकें कि ये फिनोमेना है क्या, और हमने इससे खुद को, अपने माश को और अपने एनिमल्स को और अपनी सेहत को किस तरीके से सही रखना है इन इन फ्यूचर, और अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएं, किस तरीके से उनको उनको भी एजुकेट करें और उनके लिए बेहतरीन माहौल छोड़ के जाएं, ताकि उनको उनका टाइम जब आए तो वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल पहले से ही ना बिगड़ चुकी हो। एक नस्ल दर जी नस्ल एक ये भी एक आगे जाना चाहिए, बिकॉज ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई एक दिन में ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना अपीयर नहीं हुआ, और ना ही ये एक दिन में जाने वाला। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि जिनकी जिनका वापस जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, बल्कि उनको स्लो डाउन किया जा सकता है जो ऑलरेडी हो चुकी हैं लेकिन उनको कम नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है, क्योंकि पूरा जो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है पानी का, बिल्कुल जैसे कि पहले वो बदल चुका है। बिल्कुल। तो हमारे आर्टिक के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे पिघल बिकलाव हो चुका है। हमारा जो सी लेवल राइज है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। जी टेम्परेचर राइज उसमें मेजर कॉज टेम्परेचर राइज की जी भी है। बिल्कुल। सो सो हमें स्लोली ग्रेजुअली इन चीज़ों पे आना चाहिए। और ख़ास तौर पे आपके तवसत से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया के लोगों को भी इसमें आना चाहिए, जो सोशल जो साइंस को समझते हैं और जो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं कम्युनिकेशन में माशरे की सतह पर, तो उनको वो जब लोग इसमें आएंगे तो सिचुएशन बहुत बदल जाएगी। लोगों को बड़े बड़े पैमाने पर इन चीज़ों की समझ आना शुरू। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे अपनी बातों में हमारे बहुत सारे सवाल भी कवर कर लिए। और जिस तरह से आपने फरमाया कि हमें बदलना होगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर जो तब्दीली अगर हम सिर्फ एक लम्हा ही आज से ही शुरू कर दें, हम अंडरस्टैंड कर लें कि ये मसला हमें दरपेश है, और उसके बाद ही हम देख लें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो कि एंटी क्लाइमेट तो हैं। जो आप रहायशी स्कीमें देखें, जो आप इस किस्म की सनतें देख लें कि खेतों के खेत उखाड़ कर जंगलात के जंगलात तबाह करके ऐसी फैक्ट्रियां और ऐसी रहायशी स्कीमें बनाई जा रही हैं जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और आपने समुद्री सतह समंदर के हवाले से बात की और हमारे जो मैंग्रोव के मसाइल हैं उसके हवाले से, और मुझे याद आ रहा है कि 2010 का जो सैलाब था, क्योंकि जलजला तो चलो एक बहुत बड़ी वो चीज थी, 2005 का आई थिंक जो जलजला था, लेकिन सैलाब में भी हमने देखा कि सवात वाली साइड पे जो ट्राउट्स होती हैं वो खत्म हो गई। इसी तरीके से जंगली हयात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, और जब इंसानी जाने तो हमने किसी ना किसी तरीके से अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू टीमों के साथ मिलके बचा ली। लेकिन जो हमारे ही अपने माल मवेशी थे और बहुत सारे जो जानवर जिनकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है, अल्लाह ताला पर है, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बचाया, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सर आप थोड़ा सा इस चीज पे वो कीजिएगा कि आपका अपना तजर्बा वर्ल्ड लेवल पे काम करने का कैसा रहा, क्योंकि ये जैसे कि हम रिसर्च देखते हैं, रिसर्च एक किस्म का एडवेंचर होता है। आपको किस किस्म के एडवेंचरस उसका तजर्बात का सामना करना पड़ा? मजा, यानी कि मेरे लिए तो रिसर्च, मैं छुट्टियां लेकर चली जाया करती हूँ जब मुझे कोई असाइनमेंट मिलती है कि आपने
इस पे माहौलियात पे रिसर्च करनी है खास तौर पे। और इसके अलावा ये कि ना, जब इलेक्शन वगैरह होता है तो जब हम लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो हमें लगता है कि अब आज हम पढ़ने पड़े हैं ना। आपके तजुर्बात कैसे थे? जी, ये रिपोर्ट के सिलसिले में हमें ट्रैवल भी करना पड़ा काफ़ी। हम कनाडा, चाइना और फ्रांस और इटली, इन 4 ममालिक को हमने विज़िट किया। जी हमारी सर। एक और कॉन्फ्रेंस थी जो जो साउथ अमेरिका में थी, जो पैंडेमिक इस कोरोना वायरस की वजह से वो मुलतवी हो गई, जो कि हमने ऑनलाइन ही की। ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, नेचर को समझना और साइंटिफिक तरीके से उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना। हमारा ज़्यादातर काम ये जो मॉडल सिमुलेशंस हैं, जो कि हमारे पास कंप्यूटिंग के हवाले से हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा मौके मैसर आते हैं। जो जैसे आपने मैंग्रोव्स का नाम दिया, जी सर। तो हम लोग मैंग्रोव्स का फील्ड विजिट करते हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं हमारे, वो मैंग्रोव्स इकोसिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लोग ग्लेशियर्स पे जाते हैं। वो सियाचिन गए, वहाँ पे हमने देखा कि हमारे ग्लेशियर्स पे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो हम लोग जो मुख्तलिफ डाटा सेट्स हैं रिमोट सेंसिंग के, उससे फिर अपनी जो हमारी जो लोकल ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो मेजरमेंट्स होती हैं, उनके साथ कंपेयर करते हैं। मुख्तलिफ इसी तरह जो मुख्तलिफ जो हमारे पास मीटरोलॉजिकल स्टेशन हैं, जी। उनका डाटा हम लोग लेते हैं और अपने जो मॉडल्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। और तो दिस इज मतलब हमारे मॉडल्स उनको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ तो प्रिडिक्ट नहीं करते फिलहाल, लेकिन ये कि उसमें बहुत अच्छा आप महसूस करते हैं जब आप के रिजल्ट्स उनके साथ मैच करते हैं। और एक आप ऐसा एक मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसके बिल्कुल। आप इसमें आप अपनी रीजन के जो फ्लोज के डाटा को या हमारी जो अर्बन फ्लडिंग के इशूज हैं, उनको आप लोग पहले से ही बता सकते हैं कि भाई ये फला एरिया में, जैसे आपने बात की कि भाई जो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हम बिल्कुल खराब किए जा रहे हैं और शहर के शहर को बनाए जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि इसकी ये एक चीज़ है जो कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई जी भी सर। प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसकी पहले सबसे पहले वो होती है, और उसमें ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। उसमें ये पानी जब आएगा तो क्या होगा, बाकी जो इश्यूज हैं एनवायरनमेंट के क्या इश्यूज हैं, जो कितने दरख्त उधर लगेंगे, इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो उसमें ऑलरेडी होती हैं। और ये लेकिन ख़ास तौर पे ये जो आईपीसीसी का प्रोसेस है, जी। ये मुल्कों को पॉलिसी ऑप्शन नहीं देता कि आप लोग इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। इसको आपने खुद डील कर। नाउ दिस इज एंटायरली अप टू अस, या जो डिफरेंट और कोई ममालिक हैं वो कि वो किस तरीके से इसको डील करते हैं। लेकिन ये हमें ये पता चलता है कि ये काम हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल। इसके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल क्लाइमेट जी। चेंज इज देयर, ये अभी हम सबको इफेक्ट कर रही है और इसको हमने डील करना है। हाँ, हम लोग अपने लोकल तरीके से इसको डील किया जा सकता है। इसको किसी कोई हाई लेवल का कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, लेकिन ये कि इसको हमने करना और कोई बिल्कुल। शायद हमें बचाने नहीं आएगा, इसको हमने खुद करना। और ये बड़ी अच्छी बात की है कि इसको हमने खुद करना है, और हमारे पास ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं। जब हम देही सतह पर गैस नहीं होती, लेकिन जब आप हमारे जो कुछ कच्चे घरों में चले जाएं तो आपको वहां लकड़ियां भी नजर नहीं आएंगी, आपको वहां कुछ भी नजर नहीं आएगा। उन्होंने किस तरीके से गोबर से गैस बनाने का प्लांट लगाया हुआ होता है,
और इसी तरीके से बहुत सारे, आज भी अगर हम ज़राई अद्वियात के हाथों तंग हैं तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी मौजूद हैं, किसान ऐसे भी मौजूद हैं जो मेहनत करके खाना जानते हैं और अपनी खाद खुद बनाते हैं, और उनके बहुत अच्छे अच्छे जो ग्लोबल सतह पर उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। सर आखिर में, क्योंकि मैं देख रही थी कि टाइम बहुत कम रह गया है, आखिर में हमारे साथियों को, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम भी दीजिए, और हमसे ये वादा भी कीजिए कि आप महीने में कम से कम 2 या 1 दिन हमें जरूर दिया करेंगे, ताकि सादा अल्फाज में आपसे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिले। जी बहुत शुक्रिया। मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आप जो भी जो साइंटिफिक डिसेमिनेशन का प्रोसेस है उसमें मैं अपनी पूरी की पूरी कुव्वत के साथ आपके साथ आऊँगा, और जिन भी टॉपिक्स पे, रेलेवेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसको हम एक अपने कॉमन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि अवेयरनेस की हद तक तो हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो तो हमें लाजमी करना चाहिए। जी, सन ऑफ सॉइल की जानिब से, इस धरती के बेटे की जानिब से, जो कि सीखा गया हुआ होती है चीज, वो कर्ज होती है हमारी धरती पे। तो इस धरती का कर्ज आप इसी तरीके से वो करें, क्योंकि आपने आज जितने भी टॉपिक किए हैं ना, आप यकीन करें कि कोई 90 के करीब टॉपिक आज डिस्कस हुए हैं, और अगर हम आज ही की बातों के पॉइंट्स बना लें तो हमारे 90 के करीब प्रोग्राम बनते हैं। सर आप के आने का, आपको वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला हमारे नाजरीन की तरफ से भी जो फीडबैक आएगा वो आप तक भी पहुंचेगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन। इसी के साथ बंजारन टीवी के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है, और अपनों का ख्याल रखने का क्या तरीका है, वो एक ही तरीका है कि आपने कोरोना से भी बचना है और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से भी बचना है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह की अमान में रहें। थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।